हे हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएमए इंटर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर दिसंबर 24 सेट वन। देखो हमारे पास अभी भी अराउंड 2.5 मंथ्स तो है प्रिपेयर करने को। अगर अभी भी किसी को ऐसा लग रहा है कि सर हमारा प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं है, हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अभी तक हमें नहीं मिल पाया, मान लो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, तो आप हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स ले सकते हो। यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसके साथ साथ अगर किसी को लगता है सर हम लोग पढ़ तो लिए पूरा बट प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, रिवीजन नहीं कर पा रहे, तो ऐसे के लिए रिवीजन मटेरियल एज वेल एज क्वेश्चन आंसर कंपाइलर हमारा है, जिसमें आप इंस्टीट्यूट का जितना भी रिसोर्सेस है उसका क्वेश्चन आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। हर कुछ यहाँ पर दे रखा है। वन स्टॉप सॉल्यूशन है, एमसीक्यूज के साथ सारा क्वेश्चन आंसर पूरा दे रखा है। बाकी भी तो आपको ना इसके अलावा और कुछ भी रेफर करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। इसका ई बुक एज वेल एज हार्ड कॉपी दोनों ही अवेलेबल है वेबसाइट पे। आपको डिस्क्रिप्शन में सारा ही लिंक मिल जाएगा, या फिर आप www.avinasllalaclasses.com पे विजिट कर सकते हो ये सब कुछ चेक करने के लिए। चलो आज हम लोग आज अपना डिस्कशन स्टार्ट जो करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के मॉडल क्वेश्चन पेपर का। उसमें आप जब पेपर देखोगे तो वहाँ पर आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों ही मिलेगा, बट हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं अभी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सिर्फ। ठीक है, ओके अच्छा। तो ये सेक्शन ए इसमें है, ये कंपलसरी रहता है हमारा। एमसीक्यूज 15 एमसीक्यू रहता है, 2-2 मार्क्स का, 30 मार्क्स यहाँ पर, जिसमें पहला 5 एमसीक्यू जो आपको देखने मिलेगा वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, बाकी कॉर्पोरेट ऑडिटिंग का है। तो इसमें से ये देखो यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब कहीं भी हम लोग को एक्सप्लेनेशन नहीं देना है कि ये आंसर क्यों ऐसा है। ठीक है, बस हम लोगों को ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है जो भी राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। डिबेंचर कैरीज अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। पहला बात तो यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है डिबेंचर वाले को, डिविडेंड नहीं। ठीक है, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में इशू ई रिडेमल प्रेफरेंस शेयर, तो ई रिडेमल प्रेफरेंस शेयर इशू करना अलाउड नहीं है, तो ये भी गलत है। अनमार्क्ड एप्लीकेशंस आर दोज एप्लीकेशन दैट बियर द स्टैंप ऑफ अंडरराइटर। जो स्टैंप ऑफ अंडरराइटर रहता है उसमें तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, अनमार्क कौन सा होता है, जिसमें कोई भी स्टैंप नहीं होता है ना। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54 अ कंपनी सेल नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट। ये बात सही है, हम लोग एज पर कंपनीज एक्ट हम लोग सेक्शन 53 में पढ़ते भी हैं कि हम लोग शेयर जो है डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 54। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। In a balance sheet prepared under Schedule 3 of Companies Act 2013, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट को हम लोग कहाँ पर दिखाते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट को हम लोग सेपरेट लाइन आइटम के तहत हम लोग दिखाते हैं। बट ध्यान रखना यहाँ पर तभी हम लोग दिखा सकते हैं जब हम लोग को शेयर अलॉट करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हम लोगों को रिफंड करना है पैसा, तो फिर आप उसको यहाँ शो नहीं कर सकते, फिर वो अदर करेंट लाइबिलिटी में दिखेगा। तो यहाँ पर जो आंसर क्या होगा अभी बताओ, सेपरेट लाइन आइटम हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। जो हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटी जब दिखाते हैं हम लोग, तो पहला आता है शेयर होल्डर फंड्स, फिर हम लोग दिखाते हैं ऊपर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अ बिजनेस मस्ट जनरेट पॉजिटिव नेट कैश फ्लो फॉर इट टू सर्वाइव इन द लॉन्ग टर्म। देखो हमारे पास जो हम लोग जब बनाते हैं कैश फ्लो, हमें दिखता है कि 3 जगह से पैसा आ सकता है बिजनेस में, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। बट ऑपरेटिंग में जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, जो हमारा मेन बिजनेस का एक्टिविटी है वहां से। इन्वेस्टिंग मतलब हम लोग जो है मान लो एसेट वगैरह सेल कर सकते हैं, वहां पे पैसा आएगा। हम लोग को डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल सकता है, जो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं वहां से पैसा हम लोग को मिलेगा। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कहाँ से पैसा आता है, जब हम लोग किसी से लोन ले लिए, हम लोग शेयर्स इशू किए। अब बताओ इसमें से जो मेन काम है हमारा वो क्या है, ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग में पॉजिटिव कैश फ्लो होना ही चाहिए ताकि हम लोग लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर पाए। ठीक, ठीक है ना। तो यहाँ पर यहाँ हमारा आंसर होगा यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लॉसेस ऑफ थेट आर कवर्ड बाय, इसको हम लोग बर्गलरी इंश्योरेंस के अंदर हम लोग कवर करते हैं, तो ये बोलते हैं हम लोग क्या, बर्गलरी इंश्योरेंस इसको। द एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है वो है 20 लाख एंड कमीशन ऑफ 10%, 10% कमीशन यहाँ पर सेल पे जाने वाला है। तो 20 लाख माइनस 10%, 2 लाख, 18 लाख हमारा हो जाएगा यहाँ पर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बोलता है एनआरवी कितना, क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर 18 लाख। ठीक है, चलो अब बाकी जितना भी क्वेश्चन आपको रहेगा यहाँ पर ये ऑडिट से रिलेटेड है, तो इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, सेक्शन बी में हम लोग आ जाते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास यहाँ पे बोलता है आंसर एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7 क्वेश्चन गिवन, ईच क्वेश्चन कैरीज 40 मार्क। तो अब आइधर 7-7 मार्क का 2 क्वेश्चन है या फिर 14 मार्क का एक हमारा क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, बट ध्यान देना यहाँ पर दोनों का ही है, अकाउंटिंग का भी है, ऑडिटिंग का भी। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें अकाउंटिंग का रहता है ये इस वाले सेक्शन में। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी देखो 20 मार्क का एमसीक्यूज देख चुके हैं हम लोग ऑडिटिंग में। 10-10 एमसीक्यूज यहाँ पर रहता है, तो मतलब 10 × 2 20 मार्क्स हो गया ना। चलो अब देखो इसके लिए हमें चाहिए होगा सॉल्यूशंस, है ना।
और इंस्टीट्यूट ने अभी तक इशू कर नहीं रखा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो सोल्यूशन हो सकता है ना वो यहाँ पर हमने बना रखा ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी बना रखा है। इसको मैं शेयर करवा दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ पर एक बार रेफर कर लेना, लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है, तो आप वहाँ से ले लेना ये सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑलरेडी यहाँ पर है, तो हमारा थोड़ा टाइम बचेगा, यहाँ बैठ कर पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम जा सकता था, ठीक है। दो क्या बोलते हैं, झनकार लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज एंटर। तो यहाँ पर 10 रुपये का शेयर है, कोई प्रीमियम वगैरह नहीं दिख रहा हम लोग को। 1 2 3 3 4 और ये 6, तो यहाँ पर 1 2 3 3 4 मतलब टोटल 10 रुपये यहाँ पर मिलने वाला हम लोग को एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल पे, ठीक। बोलता ऑल मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल्स हैव बीन रिसीव्ड। सबका सब पैसा मिल गया, हैज बीन रिसीव्ड विद द फॉलोइंग एक्सेप्शन। अब जो सब तो मिल गया है बट कुछ कुछ नहीं मिला, क्या क्या नहीं मिला है। भीम who holds 1,000 shares has not paid the money due on allotment। तो जो बंदा था भीम उसने 1,000 शेयर पे अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। मतलब मैं अगर बोलूं अलॉटमेंट पे कितना एरियर हो गया, तो 1,000 शेयर इंटू 2 2,000 रुपये अलॉटमेंट पे एरियर हो चुका। मतलब अगर हम लोग को पैसा मिलने वाला था 1 लाख शेयर पे 2 रुपया, मतलब 2 लाख रुपया, तो -2 198 ही सिर्फ अलॉटमेंट पे हम लोगों को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर ये भी डिस्कस नहीं किया, यहाँ पर कहीं नहीं बताया है कि कितना शेयर का एप्लीकेशन आया और कितना हम अलॉट किया। तो हम लोग क्या मानेंगे, अभी एज्यूम कर लेंगे कि 1 लाख शेयर का एप्लीकेशन है, उतना ही अलॉट किया गया है, ठीक है। फिर बोलता है क्या इसके बाद, राम हु होल्ड्स 500 शेयर हैज नॉट पेड द मनी ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो राम एक बंदा था जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसा नहीं दिया। अब देखो भीम जो है यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं दिया, तो ऑब्वियस सा बात है वो कॉल पे भी पैसा नहीं देगा। तो अब कॉल पे कितना एरियर होगा पता है, कॉल पे कितना एरियर होगा पता है, कॉल पे एरियर हो जाएगा हमारा 2 रुपया, 3 रुपया करके, 3 रुपया करके, एक तो 1,000 शेयर भीम वाला और 500 शेयर राम वाला, यहाँ पर इंटू 3, 4,500 का यहाँ पर हो जाएगा एरियर। तो जो पैसा मिलने वाला था हम लोग को 1 लाख इंटू 3 3 लाख रुपया, -4,500, 2,95,500 ही हम लोग को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। उसका फाइनल कॉल पे 4 रुपया मिलना था, 1 लाख शेयर पे 4 मतलब 4 लाख रुपया मिलना था हम लोग को यहाँ पर, ठीक है। बोलता श्याम हु होल्ड्स 300 शेयर हैज नॉट पेड द ड्यू ऑन फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल पे श्याम पैसा नहीं दिया। तो देखो जो फाइनल हमारा जो कॉल है, फाइनल कॉल जो है उस पर कितना नहीं मिलेगा। तो भीम जो है वो तो नहीं देगा 1,000 शेयर पे, जो राम था वो भी 500 शेयर पे नहीं देगा कॉल, फाइनल कॉल का पैसा। और अब एक और जुड़ गया इनके साथ श्याम, तो इंटू 4 जब करेंगे तो 1,800 इंटू 4 7,200, 7,200 रुपया हो गया यहाँ पर एरियर। तो जो पैसा मिलने वाला था 1 लाख इंटू 4 4 लाख रुपया, -7,200 मतलब 392,800, अब यही रुपया मिलेगा हम लोग को, ठीक है ना। तो ये इतना मिला। तो बोलता है अब इसके बाद तो क्या करेंगे हम लोग, वेट कर लिए, पैसा दे नहीं रहा है लोग, हम लोग क्या कर लिए, शेयर को कर दिए हम लोग फोरफिट, शेयर कर दिए हम लोग फोरफिट। और फिर इन फोरफिटेड शेयर्स को हम लोग किए हैं री इशू एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। तो 10 का 5% कितना होगा, 50 पैसा, 50 पैसा होगा। और 50 पैसा डिस्काउंट मतलब 9.5 पे इशू किया है, और ये जो डिस्काउंट दिया इसको हम लोग कहाँ डेबिट करेंगे, हम लोग शेयर फोरफिचर में, ठीक है। चलो करते हैं डिस्कस क्या क्या है यहाँ पर। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब इसको आप अलॉट करोगे तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे आप, हमने कर दिया। अब जो सम में यहाँ पर बोला नहीं था कौन शेयर है, इक्विटी या प्रेफरेंस, आप चाहो तो इक्विटी वर्ड यहाँ से हटा भी सकते हो, सिर्फ शेयर एप्लीकेशन भी लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग अलॉट किए हैं, ठीक है। तो जब अलॉटमेंट किए हैं तो अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे हम लोग अब, ठीक है। 1 लाख शेयर पे 2 2 रुपया, 2 लाख रुपया। लेकिन हम लोग क्या दिखा कि कॉल से एरियर हो गया, इसको ये पैसा हम लोग को मिला ही नहीं। तो यहाँ पर 198 होगा, ये पैसा हम लोगों को मिला होगा 99,000 पे 2 रुपया। फिर फर्स्ट कॉल हमने ड्यू किया 3 लाख शेयर पे, बट यहाँ पे भी टोटल 4,500 हम लोग को नहीं मिलेगा। 1,000 शेयर भीम वाला, 500 शेयर अब राम वाला, वो भी नहीं मिलेगा। इंटू 3 तो हो गया यहाँ पर 4,500, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखे जब फाइनल कॉल में ड्यू किया हमने, तो यहाँ पर 7,200 नहीं मिला, तो बाकी 3,92,800 ये मिल जाएगा। 4 लाख रुपए यहाँ से हमारा हो जाएगा कंप्लीट। अब देखो हम लोग को दिख गया यहाँ पर पैसा नहीं दे रहे लोग, तो हम लोग फोरफिट करेंगे। फोरफिट करते हुए हम लोग क्या एंट्री करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना करेंगे हम लोग, जितना कॉल्ड अप अमाउंट है। तो यहाँ पर पूरा ही पैसा हम लोग मांग चुके हैं 18 शेयर पे इंटू 10, तो 18,000 रुपये हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा डेबिट करने वाले हैं। अब देखो सम एक तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसान है कि हम लोग को बोलता है यहाँ पर जब 2 कॉल से एरे करें कितना होगा, तो 2 कॉल से एरे कितना होगा, आप तीनों को ऐड कर लो। ये 2,000 रुपया, ये 4,500 कितना होगा, 6,500 रुपया, और ये 7,200 मतलब 13,700, ये पूरा होगा कॉल से एरियर। इसके अलावा आप अगर लॉजिकली देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो, क्या देखो ये जो 1,000 वाला था जो भीम, वो तो बस 1 रुपया दिया, तो बाकी 9 तो वो दिया ही नहीं।
फिर 500 शेयर पे बस 1 और 2 3 रुपया मिला, बाकी 7 रुपया नहीं मिला, और लास्ट वाले शेयर पे था बस लास्ट का फाइनल कॉल बस नहीं मिला, 4 रुपया नहीं मिला, बाकी सब तो मिल ही चुका था, है ना। तो ये यहाँ पर 13,700, और बाकी जितना जितना मिल गया था वो जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर में। अब जब री इशू करेंगे हम लोग, कितना 9.5 रुपया मिलेगा हम लोग को, कितना शेयर पे, 1800 शेयर पे, तो 1800 शेयर इंटू 9.5, ये इतना हम लोग को मिल चुका है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट करेंगे हम लोग इतना से, और फिर इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग दिखा देंगे पूरा का पूरा 18,000, और जितना भी फायदा हुआ हमें हम लोगों को ऑन री इशू, उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं हम लोग कैपिटल रिजर्व में। तो अब इस केस में पूरा का पूरा शेयर री इशू हुआ था, तो एक शॉर्टकट होता है हमारा, 4,300 फायदा हुआ, 900 नुकसान हुआ, 3400 चला जाएगा यहाँ पर। लेकिन ये बोलता है कि ज़्यादा शेयर री इशू नहीं, मान लो अगर इसमें से आउट ऑफ 1800 सिर्फ 1,000 शेयर अगर री इशू हुआ, तो फिर देखना पड़ता है किसका शेयर री इशू हुआ है, उस पर हम लोग कितना कमाए थे, और आज हम लोग कितना डिस्काउंट दिए, तो हम लोग बता पाते हैं कितना जाए कैपिटल रिजर्व में। बट यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है पूरा शेयर री इशू, और सम बहुत ज़्यादा आसान हो गया, है ना। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का बी। ये क्वेश्चन अंडरराइटिंग से, तो क्या बोलते हैं, XYZ Limited is issuing 20 lakh shares of rupees 10 each to the public, and Limited has been appointed as the underwriter for 5% of the issue size। तो अब देखो 20 लाख शेयर इशू कर रहा है, उसका 5% मतलब 1 लाख शेयर यहाँ पर अंडरराइट होगा, है ना। कमीशन जो पेएबल है टू अंडरराइटर बोलता है वो 5% होगा इशू प्राइस पे। कैलकुलेट करना अपने को कमीशन पेएबल टू अनलिमिटेड इफ द इशू और शेयर एट पार, अगर पार पे वो तो कितना हो, देखो अब 1 लाख शेयर जो है ग्रॉस लाइबिलिटी इनटू इशू प्राइस जो है 10 है, 10 लाख रुपया, इसके ऊपर 5% का कमीशन 50,000 रुपया, तो ये 50,000 कमीशन मिलेगा अगर शेयर्स इशू हो रहा है एट पार। लेकिन अगर यही शेयर्स इशू हो गया प्रीमियम पे, प्रीमियम कितना, प्रीमियम बोलता है 20%, मतलब 10 का शेयर 20% का प्रीमियम, मतलब 2 रुपए का प्रीमियम, तो ये जाएगा 12 रुपया पे। तो ये 12 लाख, उसका 5% कितना होगा यहाँ पर 60,000 रुपया। तो ये कमीशन इन लोगों को मिलेगा अगर पार पे हुआ तो, एंड प्रीमियम पे हुआ तो। और देखते हैं यहाँ पर, देख रहा शेयर इशू होगा पार पे तो 50,000 रुपया, और ऐसे होगा तो यहाँ पर 60,000 रुपया। डन, बढ़ते आगे, नेक्स्ट। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है फाइनल अकाउंट को लेकर है यहाँ पर, कंपनी फाइनल अकाउंट, और जो हम लोग सिलेबस में जनरली जो पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं तो हम लोग दोनों ही हैं, डिवीजन 1 एंड 2 दोनों ही, लेकिन 2 जो है डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं फाइनल में। हम लोग मेनली जो प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो हम लोग सब कुछ देखते हैं, वो डिवीजन 1 जो एएस बेस्ड जो होता है उसको हम लोग करते हैं, डिवीजन 2 हमारा इंड एएस बेस्ड है जो कि हम लोग डिटेल में फाइनल में पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, तो क्या देखो यहाँ पर, पढ़ो एक बार, देख रहे हो आप, प्रिपेयर करना आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर डिवीजन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट पर इतना, एंड बैलेंस शीट एज दैट डेट। अब ये डिवीजन 2 जो दे दिया ना, अब इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे पैनिक है। देखो हम लोग जितने भी है पढ़ाते तो आपको है ये डिवीजन 2, ठीक है, बट डिटेल में हम सबको पता है कि ये फाइनल में आने वाला है, कि बहुत सारा टर्म है ऐसा जो हम नहीं समझ पाएंगे हम लोग अभी, ठीक है, इसलिए फाइनल में है ये। यहाँ बस फॉर्मेट दिया हुआ तो फॉर्मेट डिस्कस करते हैं हम लोग, एक दो क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अचानक से सम दे दिया इंस्टीट्यूट, ये थोड़ा सरप्राइजिंग था इसके ऊपर, ठीक है। और जो सम्स भी दिया भी है ना, यहाँ पर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, कोई चेंजेस नहीं आने वाला, जो आप डिवीजन 1 में बना रहे थे वैसे ही बनेगा, क्योंकि ऐसा कोई यहाँ पर एडजस्टमेंट है ही नहीं जिसकी वजह से चेंजेस आपको यहाँ पर दिखेगा। तो एक बार ना हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं नॉर्मली उसी तरह से जैसे हम लोग डिवीजन 1 में हम लोग करते हैं, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं उसको, ठीक है ना। देखो पहले तो डेबिट बैलेंसेस यहाँ दे रखा है, पहले बोलता है ओपनिंग स्टॉक है अपने पास यहाँ पर 30,000 रुपये, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ दिखाते हैं हम लोग, तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते वक्त हम लोग सबसे पहले दिखाते हैं हम लोग इनकम में अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, ये होने के बाद हम लोग दिखाते हैं एक्सपेंसेस, उसमें जो पहला अभी दिख रहा है हम लोग को यहाँ पर आएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर दिखाते हैं चेंजेस इन स्टॉक, वहां पर आता है ओपनिंग स्टॉक, कैसे दिखाते हैं ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो ये 30,000 रुपया क्लोजिंग माइनस करेंगे, जो आएगा फिगर हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी दिखेगा दिखाएंगे। और एक बार चेक कर लेते हैं कितना क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर 35,000 है, तो ये क्या होगा, ये हमारा 30 -35, ये 5,000 का यहाँ पर जाएगा चेंजेस इन स्टॉक में, और जो 35 का क्लोजिंग है वो हमारे इन्वेंट्री में दिखेगा। रेंट एंड टैक्सेस ये हम लोग को अदर एक्सपेंस में दिखाना पड़ता है। परचेजेस दिखाएंगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में। वेजेस हमारा जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंडर, ठीक है। अब देखो ये सब बात उसी को समझ में आ रहा होगा जिसने पढ़ रखा, अगर कोई ऐसा पढ़ाई नहीं कर रहा और सीधे आके एमक्यूपी का वीडियो देख रहा है, ऐसा कोई पुरानी है, अभी बंद करो जाकर पढ़ाई लिखाई करो तुम अपना अभी, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट देख रहे हो कोई चैप्टर नहीं पढ़ा तो फिर लगेगा सर क्या ही बता रहा हो सर ये सब चीज़, तो है ना, छोड़ दो अभी आप। फिर उसके बाद
डिस्काउंट ये डेबिट में, मतलब ये अलाउड है, तो ये भी अदर एक्सपेंस में जाएगा। फ्यूल भी हमारा जो खर्चा है यहाँ पर अदर एक्सपेंस में ही जाने वाला है। बिल्डिंग ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंडर आता है। अब ये जो कैरेज इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड ये हम लोग परचेज के साथ भी दिखा सकते हैं, हम लोग चाहे तो अदर एक्सपेंस के साथ दिखा सकते हैं। मैंने जो सोल्यूशन यहाँ पे किया हुआ है उसको मैंने अभी परचेज के साथ दिखा है, बट आप चाहो तो अदर एक्सपेंस में डाल सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। संडे डेटर जाएगा हमारा ट्रेड रिसेबल में। गुडविल जो है इंटेंजिबल एसेट के अंडर दिखेगा, ठीक है ना, जो हम लोग दिखाते हैं ना पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट अंडर डिवीजन 1, उसके अंडर जाएगा ये, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी हमारा पीपीई का आइटम है। लूज टूल्स भी हमारा पीपीई का आइटम है। एडवर्टीजमेंट, जनरल एक्सपेंस और बैड डेट ये तीनों ही अदर एक्सपेंस में जाता है। डिवेंचर का इंटरेस्ट ये हमारे फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है, और बोलता है देखो 625 है, बट ये हाफ ईयर का इंटरेस्ट है अप टू 30/9/23, तो 625 अगर 6 महीना का है तो अब 12 महीना निकाल लो, 1250 टोटल खर्चा ये दिखेगा। लेकिन जो बाकी 625 है वो पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में भी जाएगा, मतलब अदर करेंट लायबिलिटी में भी दिखाना पड़ेगा आपको 625 रुपया, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस ये दोनों ही अदर एक्सपेंस का आइटम है। कैश एट बैंक चल जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अब आते हैं हम लोग क्रेडिट बैलेंसेस में। इक्विटी से कैपिटल में शो कर देंगे हम लोग। 5% डिवेंचर, अगर डिवीजन 1 का बात करें तो वहाँ दिखाते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग, बट यहाँ पर जब दिखाएंगे हम लोग कुछ फाइनेंशियल लायबिलिटी करके आएगा, वहाँ दिखाना है, छोड़ दो, अभी बात करेंगे इसके लिए। सेल्स हमारा चल जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सिंडिकेटेड ट्रेड पेएबल में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट ये जाता था हमारा शॉर्ट टर्म बोरिंग में, बट यहाँ पर ये भी फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंडर दिखेगा। डिस्काउंट जो है, अब देखो क्रेडिट में है तो ये डिस्काउंट रिसीव वाला पोर्शन है, मतलब ये जाएगा अदर इनकम में। ट्रांसफर फी भी हमारा अदर इनकम में जाता है। रिटर्न आउटवर्ड जो यहाँ पर 100 रुपया है, ये हम लोग परचेज से लेस करेंगे इसको यहाँ पर, तो परचेज से यहाँ पर 100 रुपया लेस हो जाएगा। डन, चलो देखते हैं। अब बोलता है ऑथोराइज कैपिटल हमारे पास जो है वो 2 लाख रुपए है। स्टॉक का बात हम लोग कर लिए। डिप्रिसिएट करना है प्लांट एंड मशीनरी को बाई 9%, तो कर देंगे डिप्रिसिएशन, हम लोग उसको दिखा देंगे डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में, और पीपीई से उसका बैलेंस भी घट जाएगा। रीवैल्यू लूज टूल्स एट 4400, तो लूज टूल्स हमारा यहाँ पर था कितना, लूज टूल्स था यहाँ पर 6000 रुपया, उसको बोलता है 44 पे कर दो, तो AS10 पढ़ते हम लोग यहाँ पर। रिवोल्यूशन लॉस दिख रहा है हम लोग को 400, तो 1600 रुपये का हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर रिवैल्यूएशन लॉस। ये रिवैल्यूएशन लॉस कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन लॉस जाएगा हमारा पेनल में। देखो इसका एक्सेप्शन होता है, कभी कभी रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाता है ये, बट यहाँ पर ऐसे केसेस अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा हम लोग को। तो ये 1600 रुपया जो है ये जाएगा हमारा पीएल में। अब बात है सर इसको क्या डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन में दिखाना, कहीं और दिखाना है? देखो डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन में तो ये नहीं जाएगा, ये जाएगा हमारा अदर एक्सपेंसेस में। जितना रिवैल्यूएशन लॉस होता है वो कहाँ आता है, अदर एक्सपेंसेस में, ठीक है। प्रोवाइड 2% एज बैड डेट रिजर्व, तो हमारे पास डेटर है कितना, तो डेटर है यहाँ पर 20,000 रुपया। 20,000 पे 2% मतलब कितना होता है, 400 रुपया। 400 रुपया दिखाना हम लोगों को यहाँ पर रिजर्व फॉर बैड डेट, तो नेट जो दिख रहा है अभी 19,600 है, ठीक है। फिर बोलता है 2.5% डिस्काउंट ऑन डेटर भी हम लोगों को यहाँ पर प्रोविजन बनाना है। तो 2.5% किसके ऊपर होगा, 20,000 के ऊपर कि 19,600 के ऊपर? तो सर ये हमेशा 19,600 के ऊपर ही होगा। अब ऐसा क्यों होता है, 490, तो नेट जो डेटा दिखेगा वो दिखेगा 19,110 का। अब एक चीज समझना, देखो आपको यहाँ पर जो आप बनाते हो 2% का प्रोविजन है, क्यों बनाते हो कि आपको लग रहा है ये लोग पैसा नहीं देगा, बैड डेट हो जाएगा, ठीक है। आप जो डिस्काउंट का प्रोविजन बनाते हो वो क्यों बनाते हो कि कुछ लोग जल्दी पेमेंट करेगा, प्रॉम्प्ट पेमेंट करेगा अपने टाइम से पहले, तो उन लोगों को हम लोग डिस्काउंट अलाउ करेंगे। होता ना, ये कैश डिस्काउंट का पार्ट है, ट्रेड डिस्काउंट तो ये है नहीं, तो ये तो प्रॉम्प्ट पेमेंट के दिया जाता है। अब आप बताओ दोनों ही चीज कैसे हो सकता है कि आप एक बार बोल रहे हो कि ये लोग पैसा लेके भाग जाने वाला है, 400 रुपया 2% प्रोविजन बना लो इसलिए, फिर आप एक तरफ बोलते हो कि नहीं नहीं ये पूरा पे आप बनाओ डिस्काउंट अलाउड क्योंकि जल्दी पेमेंट करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये 400 लेके भागने वाला है तो ये लो पैसा हम लोग को मिलने वाला है नहीं ये वाला, तो सिर्फ आप 19,600 बनाओगे ना डिस्काउंट का प्रोविजन। क्लियर है ये चीज, है ना? तो फिर 490 में हट जाएगा, तो नेट जो डेटर दिखेगा 19,110 का दिखेगा। बट अगर मैं आपसे पूछूं डेटर है कितना अभी, आप क्या 19,110 बोलोगे? नहीं, डेटर है अभी भी 20,000 रुपया ही ट्रेड रिसेबल हम लोग बोलेंगे, डेटर है उतना ही। ये तो प्रेजेंटेशन का तरीका है कि जब तक अब एक्चुअल में बैड डेट ना हो जाए तब तक हम लोग नहीं बोलते हैं कि ये डेटर घटा है, जब तक एक्चुअल में डिस्काउंट अलाउ ना करे तब तक नहीं बोलते डेटर हमारा घटा है। तो ये प्रोविजन है, ये बस प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग ऐसे यहाँ पर इसको शो करते हैं। डेटर अभी तक एक्चुअल में 20,000 ही अभी बोलेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक। फिर बोलता है फाइनल डिविडेंड 10% है, प्रपोज किया है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये हमारा कंटिंजेंट लायबिलिटी के अंदर दिखिएगा, ये यहाँ पर इसका एंट्री हम लोग यहाँ पर नहीं करते हैं, ठीक है। चलो आओ देखते हैं सोल्यूशन इसका। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस मैंने पहले ही बताया आपको, प्रॉफिट एंड लॉस में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, ये एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड कुछ था नहीं। बैलेंस शीट में चेंजेस होगा जो हमारा डिवीजन 1 एंड 2 का है, ठीक है। तो बालू लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स दिखा देंगे। अदर इनकम में दो था हमारे पास, डिस्काउंट रिसिप्ट एंड ट्रांसफर फी, उन दोनों को दिखाएंगे। तो नोट नंबर 1 में एक बार आप आ जाओ, यहाँ आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस में चलेंगे जब हम लोग, तो परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसमें क्या क्या होगा, परचेजेस होगा, हम लोग लिस्ट किए होंगे रिटर्न आउटवर्ड, और हम लोग साथ में ऐड किए होंगे हम लोग कैरेज, ठीक है ना। और देखो नोट में दे दिया, कैरेज को आप लोग चाहो तो दिखा सकते हो अदर एक्सपेंस में भी। डन, ये अमाउंट यहाँ लिखिएगा। फिर चेंजेस इन स्टॉक में तो 5,000 नेगेटिव हम लोग पहले दिख गए थे, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ये वेजेस जाएगा, ठीक है, ये वेजेस हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। फाइनेंस कॉस्ट में पूरा जाएगा 1250, लेकिन ध्यान रहे अदर करंट लायबिलिटी में 625 आपको दिखाना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन ये आइटम होगा जो प्रॉफिट पीपीई पे जो है वो गया होगा यहाँ पर 9%। हमारा लूज टूल्स वाला यहाँ मत कर देना, लूज टूल का लॉस जो है वो यहाँ पे दिखेगा आपको अदर एक्सपेंस में। और देखते हैं, तो देखो यहाँ पर रेंट एंड टैक्सेस ये गया अदर एक्सपेंस में, डिस्काउंट अलॉट फुल एडवर्टीजमेंट जनरल एक्सपेंस बैड डेट मिसलेनियस एक्सपेंस इंश्योरेंस रिजर्व फॉर बैड डेट 20,000 पे 2%, और रिजर्व पर डिस्काउंट कितना पे होगा 20,000 माइनस 400 हटाने के बाद 2.5%। क्यों, क्योंकि हम लोग अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पैसा लेके भाग जाएगा तो फिर डिस्काउंट का आएगा, ठीक है। और रिवोल्यूशन लॉस इसको हम लोग यहाँ पर दिखा दिए। डन ना, चलो हो गया। फिर इसके बाद जो है हम लोग का टोटल एक्सपेंस आएगा, प्रॉफिट दिख जाएगा, टैक्स सब में यहाँ पे कोई बड़ा नहीं था। अब देखो जो डिवीजन 2 होता है ना इंड एज बेस, वहाँ पे पहले हम लोग दिखाते हैं एसेट्स, ठीक है। अब अगर बात करो आप एसेट्स में भी, जो हम लोग दिखाते हैं डिवीजन 1 में, वहाँ पर कैसे क्या होता था, वहाँ पर हम लोग बोलते थे कि नॉन करेंट एसेट में पहला आइटम था हमारा वहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। उसमें पहले क्या दिखाते थे फिर हम लोग, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल डब्ल्यूआईपी और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। बट यहाँ पर कैसे दिखाते हैं हम लोग, बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, गुडविल दिखाएंगे, गुडविल के अलावा जो अदर इंटेंजिबल एसेट है उसको हम लोग फिर दिखाएंगे अदर इंटेंजिबल एसेट, यहाँ सब में नहीं था अपने पास, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बस हमारा वो आइटम रहेगा, कौन सा बताओ, यहाँ बिल्डिंग दिखेगा आपको, यहाँ पर आपको प्लांट एंड मशीनरी दिखेगा, साथ में लूज टूल दिखेगा आफ्टर रिवोल्यूशन लॉस, ठीक है ना। तो वो तीनों हम लोग को यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। चलो डन, ये चेकिंग का टाइम पर टिक रहेगा अभी तक, ठीक है ना। डन ये। फिर ट्रेड रिसीवेबल हमने बात देखो कर लिए थे, यहाँ पर 19,110 दिखेगा, पर ध्यान रहे ट्रेड रिसीवेबल अभी भी 20,000 रुपया ही है, बस उसको हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए ऐसे हम लोग दिखाते हैं। शेयर कैपिटल दिखाया हुआ है, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। अदर इक्विटी क्या, और सर जो हम लोग बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, उसको यहाँ दिखाता है लोग अदर इक्विटी। बट इन सब के बारे में देखो अपना एसेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आया। अब यहाँ जो टर्म आपको दिख रहा ना, ये फाइनेंशियल एसेट, ये फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, ये सब क्या होता है, अब यहाँ पर आपका दिमाग थोड़ा खराब होगा, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, इन सब के बारे में जो हमारा चैप्टर होता है मेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करके, ये हम लोग पढ़ते हैं फाइनल में, यहाँ पर ये है नहीं, ठीक है। बट फिर भी जब मैं अभी रिकॉर्डिंग हमारा चल रहा है एक्चुअली, रेगुलर और फास्ट ट्रैक दोनों ही बैच का अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, लास्ट कुछ एक चैप्टर ही बचा हुआ है, तो 2-3 दिन में आई थिंक हो जाएगा, या फिर बहुत जल्द मैं उसको ना करके जो मेरा डिस्कशन होने वाला ना इंडेस 1 के साथ ये इस फॉर्मेट का, उसमें मैं समझाऊंगा ये फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी के बारे में डिटेल में। तो आप एक काम करना, वो वीडियो में अपलोड करवा दूंगा, आप उसको देख लेना, ठीक है। फिर आपको अच्छे से समझेगा ये चीज़, अभी मैं बताऊंगा ना, अगर बस सुन लोगे आप दिमाग से पूरा निकल जाएगा। बाकी देखो वो सब है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवलेंट, इसको ना शो कैसे कैसे करना किसके अंडर, ये यहाँ पर आप थोड़ा सा घूम सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर अभी बस ये आपको दे दिया है प्रेजेंटेशन कैसे क्या होगा, और मैंने शेयर भी कर दिया है इसको। बट आपको मैं वो वीडियो पक्का मैं अपलोड करवा दूंगा इंडेस वन का डिस्कशन वाला, ठीक है ना, जो हमारा रेगुलर बैच होगा वही मैं करवा दूंगा। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बैंकिंग को लेकर, बैंकिंग में जो रिबेट वाला जो पोर्शन हमारा आता है उसको लेकर है। देखते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पर, और देखकर The following figures are extracted from the trial balance of a bank as on 31st March 24। डिस्काउंट रिसीव हुआ जो इस साल हम लोग को वो हुआ 4,80,000 रुपया। रिबेट ऑन बिल, अब देखो रहे ये ओपनिंग है ना, कितना 27,500, इसको हम लोग ऐड कहते हैं इस साल के इनकम में, क्योंकि लास्ट ईयर का रिबेट है, मतलब इस साल का इनकम, तो इसलिए वहाँ पे हटाया गया, ठीक। अब यहाँ पे ये सब बिल जो है आपको दिख रहा है जिसका ड्यू डेट होने वाला है, क्या पता है हमारा, जैसे ये बैलेंस शीट डेट अगर है ना 31/3/24, तो इसके बाद कहीं इसका ड्यू डेट पड़ेगा। इसका मतलब इस बिल का कुछ एक इनकम इस साल में आएगा, कुछ एक इनकम आने वाले ईयर्स में आएगा, तो जो आने वाले ईयर्स में आएगा उसको हम लोग हटाना पड़ेगा। ऐसे समझ लो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बच्चों ने प्री रिसीव्ड इनकम, वैसा वाला चीज़ है, उसको हम लोग कहते हैं हटाना है। तो हम लोग चेक करना पड़ेगा आपने कितना कितना इनकम आपने बुक करा है, उसमें से कितना इनकम आपका आने वाले पीरियड के लिए, फ्यूचर पीरियड के लिए, ठीक है। और चेक करते हैं, अब देखो यहाँ पे जो दे रखा है वो डेट ऑफ बिल दिया है, ड्यू डेट नहीं दिया, ड्यू डेट हम लोग को निकालना पड़ेगा। टर्म दे के रखा है 3 महीना 4 महीना, तो इसमें हम लोग जब भी निकालेंगे 3 दिन का ग्रेस हम लोग ऐड करते जाएंगे, ठीक है।
ठीक है सर। तो ये हम लोग को टर्म, फिर ये अमाउंट और रेट ऑफ डिस्काउंट भी बता रखा है। क्या क्या निकालने बोला, ये वो रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एज ऑन दिस डेट एंड सो नेसेसरी जनरल एंट्रीज, और फिर आपको बताना है कितना अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो, मतलब डिस्काउंट जो हमारा होगा वो जाने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस में, जो बैंकिंग पीएल बनता है उसमें। ठीक है, तो देखो डेट ऑफ बिल कितना है, ये 2/1/24, 2 जनवरी का है, तो ये 3 महीना है। तो यहाँ से 3 महीना मतलब अप्रैल चला जाएगा, और दो उसके साथ 3 दिन ग्रेस ग्रेस ऐड होगा, ग्रेस ऐड होगा, तो यहाँ पर 5 अप्रैल हो जाएगा पहला का ड्यू डेट। ठीक है, तो पहला ड्यू डेट क्या हो जाएगा हम लोग का, 5 अप्रैल। 4 लाख रुपए का ये बिल है ना। अब जो 4 लाख का ये बिल है, अब यहाँ पर देखो 5% कितना आ रहा है, अब ये आ रहा है 5% हमारा यहाँ पर। तो हम लोग एक साल में पूरा अगर बाकी है तो 20,000 बनता है इसका। एक साल में अगर पूरा बाकी है तो 20,000। ये सब जो रेट थे कुछ नहीं बता, क्या मानेंगे हम लोग, पर एनम होगा। ठीक है, अभी हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं फिलहाल, कुछ नहीं बोला तो ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब जो यहाँ पर जो 20,000 पूरे साल का आएगा, हम लोग कितना दिन हो रहा है आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो अब देखो यहाँ पर 5/4/24 है, मतलब 31/3 से 5 दिन ही तो एक्स्ट्रा हो रहा है, तो बस 5 दिन। तो अब देखो 20,000 रुपया जो आ रहा है, ये 4 लाख इंटू 5%, 20,000 रुपया, ये तो भाई पूरा 365 डेज का है, तो 5 डेज से कितना होगा, ये आ रहा हमारा इतना, तो इतना रीबेट हम लोग को बुक करना है। वैसे ही बाकी में भी करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे यहाँ देखो आप 10/1/24, इसका 4 महीना है, तो 10/1 मतलब ये तो हो गया 10/5, और 3 दिन ग्रेस ऐड होगा तो 13/5, 2 लाख का 4%, मतलब साल का कितना हो गया, साल का हो गया यहाँ पर 8,000 रुपया। ठीक है, साल का हो गया 8,000 रुपया। अब आप देखो 13/5, 2 लाख रुपया, 13/5 कितना दिन होता है, तो 30 दिन अप्रैल का, ठीक है पूरा, और 30 डेज हमारा हो गया मई का, तो 43। फिर वैसे ही बाकी इन सब का भी निकाल हम लोग, कितना आसान है देख रहे हो आप। तो ये हो गया हम लोग क्लोजिंग रिबेट, ये रिबेट हम लोग को यहाँ से हटाना है, ये रिबेट हम लोग को यहाँ से हटाना है। ठीक है, कि ये रिबेट हम लोग अपनी इनकम से हटाओ, कि ये नेक्स्ट ईयर का होने वाला इनकम, या फिर उसका आगे आने वाला, बट ये दिख रहा है हम लोग को सबका सब 24-25 में बुक हो ही जाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि 25-26 आने वाला है। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास इतना, इस साल का टोटल हम लोग इतना रिसीव किया, टोटल हम लोग को दिख रहा था 5,07,500 का इनकम, बट यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिबेट हम लोग को हटाना पड़ा, जिसकी वजह से अब क्या दिख रहा है यहाँ पर, नेट ये इनकम हमारे पीएनएल में जाएगा। और अब इसके ऊपर जो एंट्री से सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, जो ओपनिंग रिबेट होता है उसको इस साल का इनकम में हम लोग बुक करते हैं। फिर जो हमारा डिस्काउंट रिसीव जो है इस साल हम लोग हटाएंगे, आपको दिख रहा है 5,290 जो हम लोग क्रिएट करेंगे इस साल का रिबेट, और डिस्काउंट रिसीव जो हमारा पीएल में जाएगा वो इतना अमाउंट होने वाला है। क्लियर है ये चीज? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंश्योरेंस को लेकर, वो भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी का। क्या बोलते हैं, मॉडल इंश्योरेंस कंपनीज फायर इंश्योरेंस डिवीजन प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सो द अमाउंट ऑफ क्लेम, क्लेम कितना होगा हम लोग को ये शो करना, रेवेन्यू अकाउंट में कितना जाने वाला है। ठीक है, फिर वो क्लेम जो पेड हुआ है डायरेक्ट बिजनेस पे वो हुआ है 35,30,000, और री इंश्योरेंस पे हुआ है इतना, तो टोटल जो पेमेंट हुआ है 35,30,000 प्लस 8,20,000, टोटल हम लोग कितना पहले पेमेंट तो किए, तो 35,30,000 प्लस 8,20,000 हम लोग पेमेंट किए हैं 43,50,000। बट इसके साथ साथ वो सर्वे का खर्चा, लीगल फी, ये सब भी होगा, तो एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट देखो आपको दिख जाएगा यहाँ पर, सर्वे और लीगल खर्चा कितना है, तो यहाँ पर 38 प्लस 42 ये 80,000 आ रहा है, तो टोटल 44,30,000 ये तो हम लोग पे किए हैं, और हम लोग को 3,20,000 हम लोग को मिल गया होगा, 3,20,000 हम लोग क्लेम मिला होगा, ये हम लोग यहाँ पर री इंश्योरेंस, ये देखिए री इंश्योरेंस सीडेड है, ये बिजनेस हम लोग ट्रांसफर किए होंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, तो 3,20,000 आप हटा दो भाई, तो ये नेट में 41,01,000 तो हमारे पॉकेट से अब भी गया है, आउटस्टैंडिंग और ये सब छोड़ दो फिलहाल अभी, तो इतना तो पहले गया होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये हम लोग को दिखाना पड़ता है, तो सर इतना हमारे पास से ये गया है। क्लेम वेट, ये 8,20,000 है, 3,20,000 है, ये 3,20,000 है ना, यहाँ पे इसको ठीक कर लेना। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा गलती है, तो 44,30,000 माइनस 3,20,000 वो ये रहा 41,10,000। ठीक है, इसको मैं ठीक करवा दूंगा, डोंट वरी। अब देखो आप पे कितना क्लेम आपका आउटस्टैंडिंग है क्लोजिंग का, वो हम लोग ऐड करेंगे, ओपनिंग वो लेस करेंगे तो खर्चा अपना अपने आप हम लोग को दिख जाएगा। अब देखो क्लेम पेबल जो आपका क्लोजिंग का दिख रहा है वो है 8,75,000, ठीक है डायरेक्ट बिजनेस पे, प्लस 87, ये आ गया 962, बट इसमें से पैसा आपको मिल भी तो जाने वाला है, कौन सा मिल जाने वाला है, क्लेम रिसीवेबल भी तो आपको मिलेगा, ये 142, तो आप इसको हटाओ ना एक बार, ये 8,20,000 आ रहा है, तो ये हम लोग का क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, 8,20,000, ये कैसे आया यहाँ पर आपको ये दिखाया हुआ है। अब फिर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हम लोग को लेस करना पड़ता है ना, एक्रूअल बस फॉलो कर रहे कुछ इसमें और तो है नहीं। ओपनिंग हो गया 8,23,000 प्लस 58 माइनस हम लोग कर देंगे इसका 85, दैट्स इट।
उसके बाद जो होगा खर्चा हमारा पूरा पूरा आ जाएगा। बोलो क्लियर है ये चीज? डन क्या? बस इसको मैं चेंज करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये जो होगा 41 हो जाएगा और कुछ नहीं, मैं चेंज करवा दूंगा इसको। नेक्स्ट। नेक्स्ट अब हमारा यहाँ पर ईपीएस इन डेज 33 को लेकर है, जो क्या बोलता है, केके लिमिटेड हैड 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/22। प्रॉफिट जो है वो 23/24 का वो है 24 लाख। तो देखो 24 लाख डिवाइड बाई 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स, तो अगर आप ऐसे मुझसे अगर ईपीएस पूछोगे तो ये आ जाएगा 2.4, ठीक है। वो था एवरेज फेयर वैल्यू पर शेयर जो है 23/24 का वो 20 है। केके लिमिटेड हैज गिवन शेयर ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉय 2 लाख शेयर एट ऑप्शन प्राइस ऑफ 15। अब देखो आप जैसे ही ऑप्शन है तो यहाँ पे डाइल्यूट तो होगा, अब बट डाइल्यूट पूरा हो जाएगा क्या? नहीं। आप देखो अगर यहाँ पर जो आप इन लोगों को दे रहे हो ये 2 लाख इंटू 15 आप इनसे ले रहे हो, आप इनसे कितना ले रहे हो, इसका मतलब 30 लाख रुपया। तो अगर आप बाहर इशू कर रहे होते इतना में 30 लाख में, तो कितना शेयर आप इशू करते? 30 लाख में आपने बस 1.5 लाख शेयर इशू करा होता इस फेयर वैल्यू के हिसाब से। तो आप जो 1.5 लाख शेयर इशू करते जिस पैसे पे, आपने 2 लाख का दे दिया ऑप्शन, इसका मतलब 50,000 शेयर एक्स्ट्रा गया है। तो डाइल्यूशन में यही हम लोग कंसीडर करना है। तो हमने से पूछा है बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड, तो बेसिक तो बता ही दिया मैंने आपको 2.4 पहले ही, ठीक है ना, ये तो आ ही गया। और अब यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर देखो अंडर ऑप्शन 2 लाख है, बट अगर यही शेयर इस फेयर वैल्यू पे इशू हुआ था तो हम लोगों को यहाँ पर 1.5 लाख शेयर तो इशू करना ही पड़ता, तो 50,000 ही एक्स्ट्रा हुआ ना। तो 10 लाख प्लस 50,000, 10 लाख 50,000 यहाँ पर दिख जाएगा। और 24 लाख इनकम तो भी कुछ बड़ा नहीं है, 24 लाख डिवाइड बाई 10,50,000, तो ये हमारा आ जाएगा 2.282857। डन। चलो लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ का, और ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड इनडायरेक्ट मेथड। तो क्या बोलता है, द कॉम्परेटिव बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आर गिवन बिलो। शेयर कैपिटल 23 से 24 दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पर 17,000 से बढ़ गया, मतलब इशू हुआ होगा, हो सकता है कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए भी हो सकता है, तो चेक कर लेंगे हम लोग। अगर वो रहा तो हम लोग इशू में ऐड नहीं करेंगे कैश फ्लो फाइनेंसिंग में, अगर नॉर्मल हुआ तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे। 12% डिवेंचर 7 से 3 हो गया है, तो यहाँ पर 4,000 का रीपेमेंट तो हुआ है, रिडम्पशन हुआ है यहाँ पर। क्रिएटर 5180 से 5920 दिख रहा है, करंट लाइबिलिटी आपका बढ़ गया, और करंट लाइबिलिटी बढ़ने से हम लोग क्या मानते हैं, पैसा आ रहा होगा, हम लोग ऐसा दिखाते हैं हम लोग ऑपरेटिंग में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 50 रुपया हुआ, ये नॉन कैश आइटम है। प्रॉफिट एंड लॉस 5020 से 5280, 5280 माइनस 5020, 260, तो ये प्रॉफिट है, बट ये प्रॉफिट में नॉन कैश आइटम भी होगा, कैश आइटम भी होगा, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग सब कुछ मिला के आया होगा पीएनएल। तो क्या करें, सबसे पहले हम लोग ऐड बैक कर देंगे वो सारा आइटम जो नॉन कैश है या फिर नॉन ऑपरेटिंग जो डेबिट हुआ था पीएल में, हम लोग सारा वो आइटम लिस्ट कर देंगे जो नॉन कैश है या फिर नॉन ऑपरेटिंग है जो क्रेडिट हुआ था पीएनएल में। ठीक है, तो ये तो दिख रहा है कि जो हम लोग का डेबिट हुआ होगा पीएल में 50 रुपया, ये ऐड बैक होगा। कैसेट बैंक आपका इतना से इतना हुआ, मतलब बाकी नेट इंक्रीज में दिखना दिखना चाहिए आपको। बुक डेट्स में इतना से इतना, मतलब एसेट्स करंट एसेट बढ़ा तो पैसा और हमारा इन्वेस्ट हुआ होगा और फ्लो होगा। स्टॉक घट गया है तो पैसा आया होगा। लैंड 10 से 15 हो तो 5,000 का परचेस होगा, इसमें डेप्सन का तो खेला कुछ होगा नहीं, लैंड है यहाँ पर। गुडविल 5,000 से ढाई हुआ, मतलब यहाँ पर 2,500 का अमोटाइजेशन हुआ है जिसमें कोई पैसा लगता नहीं है, राइट ऑफ कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको हम लोग 2,500 रुपया एड बैक कर देंगे यहाँ पर हम लोग। ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्म बताता है डिविडेंड पेड हुआ है 1750, तो आपको ये ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट में, उसको फिर आप कहाँ करना, आप उसको फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पेमेंट दिखा देना। लैंड जो परचेस हुआ था 5,000 रुपये का हुआ था, दिख ही गया था सभी हम लोग को। अमाउंट प्रोवाइडेड फॉर द अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल वो है 2,500, ये भी दिख रहा था, यहाँ से बोलने का जरूरत था नहीं एज सच। डिवेंचर जो रीपे हुआ है वो हुआ 4,000, ये भी दिख रहा था। ठीक है, अब देखो डिवेंचर इंटरेस्ट को लेकर कुछ नहीं बोला यहाँ पर, ठीक है। अब अगर ऐसा एजम्पशन अगर आप लेते हो कि डिवेंचर शुरू में ही रिडीम हो गया था तो खाली 3,000 रुपये आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा पूरे साल का, या फिर अगर आप ऐसा एजम्पशन लेते हो कि डिवेंचर एंड में रिडीम हुआ था तो ऐसे केस में पूरा 7,000 रुपये साल भर का डिवेंचर जाएगा, और जो सॉरी इंटरेस्ट जाएगा। और जो ये इंटरेस्ट जाएगा हम लोग को ये ऐड बैक करना पड़ता है यहाँ पर, फिर फाइनेंसिंग में लेस कर, जैसे हमने डिविडेंड का बात की वैसे ही सेम टू सेम। बट क्या होता है ना, मैक्सिमम टाइम देखना आप, इंस्टीट्यूट आपको बता ही देगा कि इसका इंटरेस्ट करना क्या, लाइक वो बता देगा आपको कि डिवेंचर कब रीपे हुआ, इनिशियली रिपेयर हो गया, मतलब इनिशियली रीपे हो गया, लाइक
1 अप्रैल को ही या फिर एंड में हुआ, फिर कहीं बीच में तो बताएगा। अगर नहीं बताया, पता है इंस्टीट्यूट बहुत जगह क्या किया, इग्नोर ही कर दिया इंटरेस्ट का पार्ट। तो यहाँ पर सोल्यूशन बनाते वक्त फिलहाल हमने इग्नोर किया है। बट अगर आप चाहो, अगर ये एजम्पशन ले लो कि नहीं सर ये एंड में हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हो। बट जो भी कंसीडर करोगे आप, जितना भी यहाँ पर एड बैक करोगे, ध्यान ना फिर आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाकर आपको लेस भी उतना ही करना पड़ेगा, वरना फिर ये टैली नहीं करेगा। ठीक है। अब देखो ये था हमारा प्रॉफिट, उसमें हम लोग एड बैक किए नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो डेबिट हुआ था पीएनएल में, तो ये अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, डिविडेंड और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डन। अब ये ऑपरेटिंग का आ गया हमारा बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ लेस वाला आइटम हमें दिखा नहीं। अब पैसा बोलो कहाँ कहाँ से आएगा, करंट एसेट डिक्रीज होगा और करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा, तो वहां से पैसा हम लोग को आता है, तो वो दिखा दिया हम लोग। और फिर इंक्रीज करंट एसेट हुआ मतलब और पैसा आपका इन्वेस्ट हो गया, या फिर आपका लायबिलिटी घट गया मतलब आपने पेमेंट करा होगा, तो इसलिए पैसा इन दोनों जगह पर जाता है। तो एक ही यहाँ पर है करके ये आ गया। अब ये आता तो है बिफोर टैक्स, बट टैक्स का यहाँ पे कोई जिक्र था नहीं, तो हम लोग मानेंगे यही हमारा आ गया आफ्टर टैक्स सब कुछ, ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। अब यहाँ पर इन्वेस्टिंग में बस एक लैंड परचेस किया गया और कुछ भी नहीं था, तो वहां से पैसा आउटफ्लो हुआ होगा। और फाइनेंसिंग में देखो शेयर इशू हुआ 17,000 का, डिवेंचर रिडीम हुआ है 7 - 3 ये 4,000 का, और डिविडेंड का पेमेंट हुआ है इतना। तो सब कुछ करके हमारे पास इतना आया नेट। और दिख रहा है कि हम लोग को नेट जो इंक्रीज हुआ वो हुआ 13,400। ओपनिंग ओपनिंग हमारे पास जो ओपनिंग था वो था 5,500, उसमें अगर हम लोग ऐड करते हैं 13,400 तो ये 18,900 आना चाहिए, जो कि क्लोजिंग में हम लोग को दिख भी रहा है। दैट्स इट। चलो, आई होप आपको ये पूरा क्लियर तो है। अब देखो अगर देखो यहाँ पे 6, 7, 8 ये जो है ये आपका ऑडिट का है, तो यहाँ पर अगर सारा सम अगर बना पाते हो, ठीक है, तो जो कितना हो गया 2, 3, 4, 5, 4 क्वेश्चन तो आपका आउट ऑफ 5 आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से ही कर सकते हो। और फिर एक ऑडिट कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। और देखो नॉर्मली हम लोग यही ट्राई करते हैं कि पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पूरा कर पाए। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोग को इसमें पूरा पूरा मार्क्स मिलने का चांसेस रहता है अगर आपने सही से प्रेजेंट किया तो। बट अगर नहीं कोई सम अगर आपसे मतलब ऐसा लग रहा है कि सर दिक्कत हो रहा है सम में, तो आप ऑडिट के लिए आप जा सकते हो, या फिर ऑडिट आपको अच्छा लगता है जा रहा तो आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा ऐसा नहीं है कि सर ऑडिट पे नहीं पढ़ना चाहिए हम लोग को, भाई मैं ऑडिट ही पढ़ाता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे लगता है यहाँ पर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में सही से पूरा पर क्या होगा तो पूरा प्रॉपर आपको मार्क्स देता है। यहाँ पर थ्योरी में ना कुछ एक मार्क्स डिडक्ट होता ही है ना, क्योंकि पूरा प्रॉपर लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, तो हम लोग का मार्क्स बढ़ जाता है। बट किसी किसी का थ्योरी ही उन लोगों का स्ट्रेंथ है, तो ऐसे ऐसे बच्चों के लिए तो फिर ऑडिट बहुत सही रहेगा, है ना। चलो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और रिवीजन प्लान वगैरह सब कुछ मैं आपको बताने वाला बहुत जल्द, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखो। और अगर वीडियोस पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स में भी शेयर करो, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।